तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के कुल मिलाकर 9.5 करोड़ सदस्य हैं और इस पार्टी के अधिवेशन में जिन डेलीगेट्स को हिस्सा लेना है उनकी संख्या है 2280। डेलीगेट्स उन लोगों को कहा जाता है जो अलग अलग क्षेत्रों और प्रांतों में पार्टी का नेतृत्व करते हैं और जब भी कोई ऐसा अधिवेशन होता है तो वहां इन लोगों को वोट देने के लिए बुलाया जाता है। अब ये सभी 2280 डेलीगेट्स कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 204 और इसके अलावा अलग से 172 सदस्यों को चुनेंगे और जब सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को चुन लिया जाएगा उसके बाद पॉलिट ब्यूरो के सदस्यों को, जिन्हें पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स कहा जाता है, फिर पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स का चुनाव होगा और इनकी संख्या होती है 25, सिर्फ 25। और पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स के बाद पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के 7 सदस्यों को चुना जाएगा और यह कमेटी कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी कमेटी होती है। आप समझ लीजिए कि वहां की सरकार ये कमेटी ही चलाती है, ये 7 लोग होते हैं उसमें। अब अमेरिका के एक थिंक टैंक जिसका नाम है ब्रुकिंग्स, उसका यह अनुमान है कि इस अधिवेशन में सेंट्रल कमेटी के 2/3 नए सदस्यों को चुना जाएगा। यानी इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा, 2/3 नए सदस्य आ जाएंगे और अगर 204 सदस्य हैं तो उनमें से 136 सदस्य नए होंगे। इसके अलावा पॉलिट ब्यूरो और पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के भी आधे सदस्य इस बार रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह नए सदस्य आएंगे। यानी शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी को 2 तरह से बदल रहे हैं। एक तरफ वो पार्टी में खुद को हमेशा के लिए सबसे बड़े पद पर स्थापित करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो पार्टी संगठन में अब नए लोगों को ला रहे हैं, ऐसे लोग जो आधुनिक हों, ज्यादा पढ़े लिखे हों और सबसे अहम जो चीन की सेना पीएलए का भी नेतृत्व कर सकें। और ये सारे लोग होंगे शी जिनपिंग के लोग, जो आगे चलकर कभी भी शी जिनपिंग को चुनौती ना दे सके। अब यहां जो बड़ी बात आपको समझनी है वो ये कि शी जिनपिंग चीन के दूसरे माओ क्यों बनना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि वो ये सोचते हैं कि माओ के बाद दूसरे नंबर पर नहीं, अब उन्हें माओ के बराबर शक्तियां चाहिए। तो इसके पीछे वो तमाम विशेष अधिकार और शक्तियां हैं जो चीन में आज तक सिर्फ माओ त्से तुंग को ही मिल पाई थी। चीन में आज अगर एक पार्टी का सिद्धांत है और वहां लोग अपने अधिकारों के लिए कोई आवाज नहीं उठाते तो इसका कारण, सबसे बड़ा कारण माओ त्से तुंग ही हैं, उनकी रणनीति है, उनके विचार है। चीन के 100 वर्षों के कम्युनिस्ट इतिहास में माओ त्से तुंग अकेले ऐसे नेता हैं जो आजीवन चीन के राष्ट्रपति रहे और उनके पास इतने विशेष अधिकार और शक्तियां थीं कि उनके गलत फैसलों और नीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाने की हिम्मत पूरे देश में, पूरी पार्टी में किसी की नहीं थी। वो खुद ही जनता थे, खुद ही सरकार थे और खुद ही पूरा देश थे। और यही चीज शी जिनपिंग भी चाहते हैं अपने लिए। वो चीन को वन मैन शो बनाना चाहते हैं और वो वन मैन होगा खुद शी जिनपिंग। और इसीलिए माओ त्से तुंग की तरह चीन का आजीवन राष्ट्रपति शी जिनपिंग बनना चाहते हैं, उन्हीं की तरह पार्टी का चेयरमैन बनना चाहते हैं और उन्हीं की तरह पार्टी के संविधान में अपने विचारों को भी शामिल करना चाहते हैं। माओ त्से तुंग ने एक बार कहा था, पावर ग्रोज फ्रॉम बैरल ऑफ अ गन, यानी सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। और आज 70 वर्ष बाद भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग माओ त्से तुंग की इसी टेम्पलेट पर, इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। नागरिक अधिकारों में लगातार कटौती, अनाज का संकट, कोरोना वायरस और भारत समेत 8 से ज्यादा देशों के साथ सीमा विवाद शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी की आक्रामक नीतियों का हिस्सा है। इसलिए अगर शी जिनपिंग चीन के दूसरे माओ त्से तुंग बनते हैं तो यह दुनिया के लिए काफी चिंताजनक होगा। हालांकि आज शी जिनपिंग के सामने भी 2 तरह की चुनौतियां हैं। पहली, आंतरिक चुनौती, जो अपने अंदर, देश के अंदर उनके सामने चुनौतियां हैं, जिसमें चीन की कमजोर होती अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है। वित्त वर्ष 2023 में चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट 4.4% रहने का अनुमान है, ये आईएमएफ का अनुमान है, जबकि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.1% रहने का अनुमान है आईएमएफ के मुताबिक। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन में लगातार लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सप्लाई चेन में रुकावट आ गई और चीन के कई उद्योगों को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसी की वजह से उनकी इकोनॉमी कमजोर हो रही है और लोग भी वहां इसका विरोध कर रहे हैं। और जीरो कोविड पॉलिसी का मतलब यह है कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि वहां पर एक भी कोविड का केस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चीन की जीडीपी में उसके प्रॉपर्टी सेक्टर की हिस्सेदारी 30% है, रियल एस्टेट की,
लेकिन इस क्षेत्र में भी जबरदस्त गिरावट है और चीन में समाजवादी और रूढ़िवादी विचारधारा के मजबूत होने से वहां का प्राइवेट सेक्टर काफी बंद गया है और पब्लिक सेक्टर पर भी इसकी वजह से बोझ बहुत बड़ा है। यह अंदर की चुनौती है शी जिनपिंग के लिए। अब दूसरी चुनौती है बाहर से आने वाली। आज अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश चीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं और ये बहुत ही संगठित हैं। इन्होंने चीन की घेराबंदी के लिए आज दुनिया में क्वाड जैसे और बहुत सारे संगठन बना लिए हैं, जिनका एक ही मकसद है चीन के प्रभाव को कम करना और दुनिया के हर मंच पर चीन को घेर लेना। शी जिनपिंग अगर आजीवन चीन के राष्ट्रपति बन गए तो ये भारत के लिए तो है ही, लेकिन दुनिया के भी बहुत बड़े बड़े देशों के लिए बुरी खबर होगी। इससे पहला नुकसान होगा कि शी जिनपिंग जब तक जीवित रहेंगे तब तक भारत और पूरी दुनिया को चीन के मामलों में सिर्फ शी जिनपिंग से ही डील करना पड़ेगा, उनसे ही निपटना पड़ेगा, यानी बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा, चीन में अगर सत्ता नहीं बदलेगी तो उसकी नीतियां भी नहीं बदलेंगी और नीतियां नहीं बदलेंगी तो चीन के इरादे और उसके दुश्मन भी नहीं बदलेंगे, यानी वो LAC पर भारत को ऐसे ही परेशान करता रहेगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ उसकी कड़वाहट ऐसे ही चलती रहेगी, बल्कि और ज्यादा बढ़ेगी। तीसरी बात, इससे दुनिया में अस्थिरता आएगी और अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ने की आशंका हमेशा बनी रहेगी। चौथी बात, दुनिया को चीन के बारे में कभी भी कोई सही और सटीक जानकारी न तो पहले मिलती थी और शी जिनपिंग के रहते रहते न कभी भविष्य में मिल पाएगी, और ये कितना खतरनाक हो सकता है हम कोविड की महामारी के दौरान देख चुके हैं। पांचवी बात, इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों के अच्छे दिन आ सकते हैं जो आतंकवाद का केंद्र है। इसके अलावा चीन के लोगों के लिए भी शी जिनपिंग का आजीवन राष्ट्रपति बनना काफी खतरनाक हो सकता है। इससे वहां तानाशाही और ज्यादा मजबूत होगी और ज्यादा बढ़ेगी, नागरिकों के उनको के अधिकार और कम होंगे और सरकार और शी जिनपिंग के खिलाफ बोलने वालों को फांसी की सजा वहां पर खुलेआम सुनाई जाएगी। इस समय दुनिया की 3 बड़ी शक्तियां हैं, एक है अमेरिका, दूसरा है चीन और तीसरा है रशिया। और बड़ी बात यह है कि इनमें अमेरिका ही अकेला ऐसा देश है जहां 5 साल में राष्ट्रपति बदल जाता है। इसके अलावा भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे देश में भी हर 5 साल में चुनाव लड़ना पड़ता है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हमारे देश में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो वही बनेगा जो हर 5 साल में चुनाव जीतेगा। लेकिन अगले कुछ वर्षों के लिए ना तो चीन की सत्ता से शी जिनपिंग हटेंगे, जिनकी उम्र 69 वर्ष है, और इसी के साथ उनके सबसे पक्के दोस्त 70 साल के व्लादिमीर पुतिन भी रशिया के राष्ट्रपति के पद से हटने वाले नहीं हैं। और व्लादिमीर पुतिन की भी स्थिति यह है कि वो भी शायद आजीवन रशिया के राष्ट्रपति बने रहेंगे। और तीसरे जो उनके दोस्त हैं शी जिनपिंग के, वो हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। वो हैं तो अभी 38 साल के युवा हैं, लेकिन वो भी आजीवन इस पद पर बने रहेंगे। तो ये दुनिया की 3 सच्चाई आप देख लीजिए। शी जिनपिंग हमेशा के लिए हैं जब तक वो जीवित हैं, व्लादिमीर पुतिन हमेशा के लिए हैं जब तक वो जीवित हैं राष्ट्रपति, और किम जोंग उन भी हमेशा के लिए हैं जब तक वो जीवित हैं। यानी ये 3 जो लोग हैं ये दुनिया की पॉलिटिक्स में कांस्टेंट रहेंगे और बाकी देशों का जो नेतृत्व है वो बदलता रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बदलते जाएंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बदलेंगे, हर जगह सत्ता बदल जाएगी क्योंकि हर जगह लोकतंत्र है, चुनाव है। लेकिन ये 3 नेता ऐसे हैं जो बदलेंगे नहीं। और खास बात यह है कि ये तीनों नेता आपस में दोस्त हैं, इनके आपस में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। शी जिनपिंग की अगर हम बात करें तो पुतिन भी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, वो भी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये जो 3 लोगों का एक ब्लॉक है ये आगे चलकर बहुत शक्तिशाली हो सकता है। हालांकि शी जिनपिंग के लिए अंदर आंतरिक चुनौती एक और ये भी है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, और आज व्लादिमीर पुतिन की स्थिति दुनिया की राजनीति में बहुत अच्छी नहीं है यूक्रेन वॉर की वजह से।